अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये प्यार वार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और मैंने कई बार डिसअपॉइंटमेंट फील किया है, कई बार अकेला फील अच्छा। किया है। आई वाज इन 10th क्लास, सो आई टू हैड अच्छा अच्छा सेम अच्छा। काइंड ऑफ फीलिंग्स। चाहिए हमें जी बीच बीच में ठहर जी के थोड़ा देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जी वो जो एक्सट्रीम लेवल की होती है। हाँ, तो वो उसके बारे में थोड़ा आपको हुआ है क्या? हाँ जी वो है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो द कार्बेंट्री में। आज के हमारे मेहमान है विभोर गुप्ता, जो कि राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। एनआईटी जालंधर से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है और फिलहाल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स भी कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विभोर जी आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू शमन, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हाँ, हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गुप्ता जी, पढ़ाई करने के बाद जैसे आपने बीटेक की है, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा फेज़ है कि एग्ज़ाम निकलने के बाद आप एकदम आसमान पे पहुंच जाओगे। मतलब ऐसा है, सिविल सर्विसेज ऐसे एग्ज़ाम्स है, बहुत जगह पहुंच जाओगे, लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं निकला है तब तक एक तरह से जॉब भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो ये एहसास कैसा है, ये फील कैसी है? मतलब चैलेंजिंग है, स्ट्रगलफुल है, और क्या-क्या रहता है इसमें? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा हाँ। है। क्योंकि जनरली लोग सक्सेस को देखते हैं या फेलियर को देखते हैं, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि जो पूरी जर्नी है उसमें किसी कैंडिडेट ने, किसी एस्पिरेंट ने किस तरह से फील किया होगा। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है सभी को, लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। फिर आप एग्ज़ाम देते हैं, आपका रिज़ल्ट आता है, क्योंकि पहले आप 1 साल तैयारी करते हैं, फिर आप प्री देते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, फिर आप इंटरव्यू देते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था मेरा प्री हो गया था, बट मैं मेंस के अंदर फेल हो गया था। तो जब मैं फेल हुआ तो मैं रियलाइज़ कि यार अब मैं बाहर हो गया हूँ रेस से। अब अगर मुझे तैयारी करनी है, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से मुझे प्री देना है, फिर से मुझे मेंस देना है, फिर मैं आगे इंटरव्यू करना है। और मैं फिर से फेल हो गया सेकंड अटेम्प्ट। तो जब आप इस पूरे फेज से गुजरते हैं, आपको पहले बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आप फेल होते हैं, क्योंकि आपके सामने कुछ भी नहीं रहता है। आपने जो मेहनत की होती है वो सारी ख़राब हो चुकी होती है। बट आपको लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 साल हैं, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे सबसे बढ़िया 4 साल हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है मैंने। जैसे इसमें एक सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपको लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क करते रहना है, आपको स्ट्रगल करना है। कई बार आप कामयाब होंगे, कई बार आप कामयाब नहीं भी होंगे, तो आपको निराश नहीं होना है उस चीज़ से। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक जर्नी है जिसके कुछ माइलस्टोन्स हैं जो आप अचीव करेंगे। फेलियर भी एक तरह का माइलस्टोन है मेरे लिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाता है। सक्सेस आपको उतना नहीं सिखाती है जितना फेलियर से सीखते हैं। और एक चीज़ ये भी होती है कि जो पूरी जर्नी होती है इसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और नई नई चीज़ें आती रहती हैं करंट अफेयर्स की। तो जनरली एस्पिरेंट्स बहुत कई बार डिमोटिवेटिंग फील करते हैं, वो लोनली भी फील करते हैं। तो ये चीज़ आपको सिखाती है कि एक तरह से कहते हैं ना कि ऑन अ टाइट रोप यू हैव टू वॉक अलोन। सो दिस इज़ मोर लाइक दिस। आपके साथ फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, टीचर्स होंगे, डेफिनेटली वो आपको मोटिवेट करेंगे, बट जो भी एफर्ट लगाना है वो आपको ही लगाना है, वो कोई दूसरा नहीं लगा सकता। और मैंने कई बार डिसअपॉइंटमेंट फील किया है, कई बार अकेला फील किया है पूरी तैयारी के अंदर। सब लोग करते हैं, बट आई थिंक कि दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे तभी आप सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक। कुछ कुछ ऐसा भी रहता होगा कि आप अपने गोल की तरफ देख के मतलब एक्साइटमेंट होता होगा, मोटिवेशन मिलता होगा कि एक बार जब स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, अभी जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसा भी होता है। मतलब मेनली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है ये। एटलीस्ट मुझे तो ये लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कोई भी हो, ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स तो सबसे बड़े वाले हैं, तो मुझे लगता है कि एक जर्नी है, इसके लिए अच्छा खासा मोटिवेशन चाहिए। तो वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोटिवेशन होते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई कहीं से इंस्पिरेशन लेता है। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के लिए पहली चीज़ है कि आपके अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। अब जो आपने बताया कि लोग बाहर से लेते हैं, कोई वीडियो देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, ये चीज़ें ऐसा होता है कि जब आप
बहुत ही डिमोटिवेट होंगे तब वो आपको फिर से एक पुश कर सकता है। लेकिन जो असली मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आनी चाहिए। यू हैव अ रीज़न कि जिसके लिए अगर आप अपनी ज़िंदगी के 2, 3, 4, 5 साल अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लगे कि नहीं, ये जो टाइम मैं दे रहा हूँ दिस इज वर्थ, जो मैं अचीव करूँगा वो इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आपकी ये चीज़ आपके अंदर से आती है तो ही आप इस चीज़ को इन्वेस्ट कर पाएंगे। मैं 3 बार जैसे मैं फेल हुआ हूँ तो हर बार मेरे अंदर से ये आया कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि मुझे यूपीएससी, मुझे आईएएस बनना है। अब देखिए, आप जब मेरे अंदर क्या मोटिवेशन अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो सबसे पहला मोटिवेशन आता है कि अगर आप सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपको एक सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालने का चांस मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि देश की सेवा करनी है, देश ने मुझे जो दिया है मैं वापस दूंगा, क्योंकि वो जो चीज़ है वो तो इतनी ज़्यादा है कि मैं उसे कभी दे नहीं सकता वापस। लेकिन आप सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और एक रीज़न, एक बहुत बड़ा पर्सनल रीज़न भी है कि मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि हाँ, मतलब वी वांट टू सी मी एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एज अच्छा। तो ये एक बड़ा ये पर्सनल लेवल के ऊपर मोटिवेशन होता है कि मैं मेरे फादर को प्राउड फील कर रहा हूँ। मतलब मेरे फादर भी हैं, मेरी दादी भी हैं, बिल्कुल भाई भी है और भी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यस, ये भी एक फैक्टर है। और इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा। जैसे मैं फेल हुआ हूँ तो कभी ये नहीं है, मतलब हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं कि यू शुड ट्राई टू अचीव इट। फैमिली का सपोर्ट रहा है हमेशा, सो दैट मोटिवेट्स। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि फैमिली जनरली तो सपोर्ट करती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में इतना लंबा सपोर्ट करना ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता, हर फैमिली के लिए फिजिबल नहीं हो पाता। आपके लिए आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, बहुत लकी है आप, और बहुत अच्छी बात है। और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। व्हाट इज लव इन योर ओपिनियन? व्हाट डू यू थिंक ऑफ लव? देखिए, अगर आप मुझे लव को एक वर्ड में अगर बोलें, एक वर्ड में डिफाइन, सो मैं इसको बोलूँगा सैक्रिफाइस। तो जैसे माँ होती है, वो अपने बच्चे से प्यार करती है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ सब कुछ सैक्रिफाइस करती है। यदि पापा प्यार करते हैं हमें तो वो अपना बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। यदि बड़ी बहन प्यार करती है तो वो सैक्रिफाइस करती है। छोटी भी करती है तो वो शायद करती नहीं, लेकिन अगर टाइम आएगा तो वो भी करेगी। ऐसे ही अगर पति पत्नी होते हैं तो वहाँ पे दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में, तो वो भी सैक्रिफाइस है कि वो करते हैं। हो सकता है कि वो किसी मोमेंट पे कुछ और चाहते हों, बट उनका पार्टनर कुछ और चाहता है तो उसको सैक्रिफाइस करते हैं। ये मैं आपको एक वर्ड में बता रहा हूँ, इसका कंटेक्स्ट बहुत कुछ होता है। जैसे मतलब आप और मैं दोस्त हैं अच्छे, तो आपको कभी जरूरत हो, मेरे को भी जरूरत हो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेरी हेल्प करोगे, मैं भी यही करूँगा। तो ये भी सैक्रिफाइस, यहाँ दोस्ती वाला प्यार। तो मेरे लिए वन वर्ड में प्यार का मतलब है सैक्रिफाइस। कि आप फीलिंगली करना चाह रहे हैं, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करवा रहा, आप खुद करना खुद। और जो आजकल मार्केट में प्यार के पंछी घूमते रहते हैं, वो वही हम तो दोनों साथ रहेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम दोनों को मतलब जोड़ियाँ हमारी आसमानों में बनी, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हम शिद्दत से एक दूसरे को प्यार करते हैं। हम तो सड़क पे सो जाएंगे, नून रोटी खा लेंगे, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे। हम तो एक ही है, बस हम दो जिस्म एक जान है हम। तो वो जो एक्सट्रीम लेवल की होती है, तो वो उसके बारे में थोड़ा आपको हुआ है प्यार? तो I was in 10th class. Okay. I was in 10th class, so I too had same kind of feelings. तो वो एहसास कैसा था? थोड़ा सा बता दो। और वो मतलब प्यार में पढ़ने का एहसास कैसा है? वो मतलब उसमें जो फीलिंग्स आती हैं, मतलब जैसे सुनते हैं कि भाई पेट में तितलियाँ उड़ने लगती है, लगता है कि दुनिया का सबसे मतलब खुश नसीब इंसान मैं ही हूँ, सब दुनिया मेरे सामने छोटी है, बस मैं ही। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपको यही फील होता है कि अगर वो इंसान, उस इंसान के अगर आप साये के अंदर भी हैं तो आपने पूरी दुनिया जीत ली। कुछ नहीं बचा जीतने के लिए। देखिए, इसमें जब मैं था तो हम दोनों साथ में बैडमिंटन खेलते थे, स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड अब उसमें ऐसा होता है कि जब मैं 10th में था, वो भी 10th में थी, तो हम बात करना शुरू करते हैं। अब तब ऐसा होता था कि अगर कोई लड़की आपसे आपका नाम पूछ रही है तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक यूएसए के प्रेसिडेंट ने आपको इतना बड़ा
इतना बड़ा ऑनर दे दिया है कि अब कुछ रहा ही नहीं मतलब पूछने के लिए, कि बस सब कुछ मिल गया। सो जब 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 मतलब मेरा टाउन है छोटा सा सुजानगढ़, तो बड़ा यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं, तो मेरे लिए वो फीलिंग बिल्कुल उसी तरह की थी कि यार क्या क्या बात है, क्या मिल गया जैसे पता नहीं है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। लेकिन बाद में फिर आप बात करते हैं धीरे धीरे, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, आप एक दूसरे की चीज़ों को जब समझते हैं, तो मेरे साथ था कि हाँ जो उसके अंदर कुछ चीज़ें थी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो मेरे मन में उसके लिए रेस्पेक्ट आई पहले, बाद में वो चीज़ ऑफकोर्स प्यार में बदल जाती है। तो फिर ऐसे ही होता है कि आप उस इंसान की बस कंपनी पसंद करते हैं, जब वो साथ होता है आपको सब कुछ अच्छा लगता है, और फिर यही आता है कि हाँ बस पेट में तितली हो रही हैं और दुनिया में सब कुछ यही है, बस हम सब कुछ करने को तैयार हैं, वही सड़क पे सो जाएंगे, खा लेंगे पी लेंगे, लेकिन साथ ही रहेंगे हमेशा। तो ये नेचुरल है, मतलब मुझे लगता है सबके ये चीज़ ही ऐसी होती है कि मतलब ऐसे ही होता है। और देखिए ज़्यादा अब इसमें कई साइंटिफिक लोग भी बताते हैं कि साइंटिफिकली ऐसा है और कुछ नहीं है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि अब आप हर चीज़ को आप लॉजिक से डिफाइन नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों को आपको जैसी हो रही है वैसे होने दें। और एक बात तो ये भी है ना कि ऐसा होना भी चाहिए। अगर मान लो एक 30 साल का इंसान है, 30, 32, 35 साल के जो इंसान है, उनके अंदर अपना आप मैच्योरिटी आ जाती है, उनको उस तरह की फील आएगी नहीं। और लोग एक टाइम के बाद ना सब कुछ तोलने लगते हैं कि यहाँ फायदा ज्यादा किसमें होगा, कितना फायदा होगा, अच्छा वहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है, यहाँ कम फायदा हो रहा है, लोग या फिर कैलकुलेशन करने लगते हैं। गणित और कैलकुलेशन करने के बाद जो होता है वो फिर प्यार थोड़ी हुआ, वो तो फिर वो मजा नहीं है उसके अंदर, वो मजा नहीं है जो मतलब हाँ अब जैसे लोग आईएएस बनते हैं, इसके बाद वहाँ जाते हैं अकेडमी मसूरी में, वहाँ पे कहते हैं प्यार हो गया और वो हो गया। लेकिन मैंने देखा है प्यार से हमें कार्डर की चिंता होती है कि सेम जगह पोस्टिंग हो जाए दोनों की, तो बढ़िया है। इसलिए अभी वो देखते हैं कि किसकी पोस्टिंग हमारे यहाँ पे जगह होगी, फिर उसके साथ ही शादी करो। मैं ये नहीं सारे लोग ऐसे करते हैं, पर ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और या फिर ऐसा होता है कि लड़कियां देखती हैं कि अच्छा या ये है तो यहाँ इसको पकड़ो, यहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है। या फिर आजकल लड़के भी करने लगे हैं चीजें, वो देखते हैं कि अच्छा ये ऐसी है जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, इसको पकड़ो। 6 साल पहले के खुद से मिले, मतलब जब आप 20 साल की एज में थे, 20 साल की उम्र में थे, ठीक, आपको अगर मौका मिले कि आप पास पे जाके खुद से अगर बात कर सकते हैं, तो क्या बात करेंगे? विभोर गुप्ता को क्या कहेंगे आप? देखिए इंसान की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी यही होती है कि आगे क्या होगा। एक चीज़ तो मैं उसे ये बताना चाहूँगा जो 6 साल पहले वाले विभोर गुप्ता में नहीं थी, कि जो माइंड है ये बहुत पावरफुल चीज़ है। मैं मतलब हम लोग, आप भी साइंस बैकग्राउंड से, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से, तो हम पढ़ते हैं कि एक दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से ज़्यादा तेज है। और ये चीज़ को मैंने फील भी करता हूँ कि आपका माइंड बहुत पावरफुल होता है। इसमें अगर आप इधर से एक इनपुट देते हैं तो इधर से मतलब बिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम तक का आउटपुट आता है। मतलब ह्यूमन ब्रेन की इतनी कैपेसिटी होती है। तो मैं उसे ये बताना चाहूँगा कि भाई तुम इस चीज़ को रियलाइज़ करो और अपने माइंड को सही इनपुट देना सीखो और उसे कंट्रोल करना सीखो। और ये इवन मैं किसी भी इंसान को बताना चाहूँगा, जब आप ये चीज़ करने लगते हैं तब आप अपनी डेस्टिनी को, अपने जो भी आप करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैंने कहीं पे मतलब मैंने बाद में रियलाइज़ की थी कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप काम अपने हाथ में लेते हैं, उस काम को करने का एक तरीका होता है और एक प्रिंसिपल है जो आपके काम के आउटकम को रेगुलेट करेगा। अगर आप उस काम को उस प्रिंसिपल के तरीके से नहीं करेंगे या जो राइट प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, आप कभी भी अपना आउटकम जो आप चाहते हैं आउटकम उसको आप कभी अचीव नहीं करते। ये नेचर का लॉ है, ये हर जगह काम करता है। और तीसरी चीज़ है जो थोड़ा जो बताना चाहूँगा कि बेटा अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये प्यार वार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, इसको छोड़ दें। ये जब आप बन जाएंगे तब करें, क्योंकि यदि आप करेंगे और वो अगर कामयाब नहीं हुआ तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होगी। तो ये एक बड़ी लर्निंग है, ये जो उसको दे सकते हैं। और मतलब कामयाब हो गया तब तो सब ठीक है। तो प्यार वाली दोनों चीज को मैनेज करना मुश्किल होता होगा, है ना? देखिए खतरा बहुत ज्यादा होता है, खतरा बहुत ही ज्यादा है। अगर वो कामयाब हो गई जिसके चांस बहुत ही कम है तब तो सब ठीक रहेगा। फिर तो जो आपने बताया कि पेट में तितलियां उड़ रही हैं, फिर तो वही होगा। लेकिन अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है, एक मतलब मैंने कई चीज़ें सीखी हैं, इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। देखिए एक तो मैंने जैसे मेरी जो जर्नी रही है तो मैं फेल बहुत बार हूँ। मैं कभी वो नहीं रहा कि मैंने बस एक शॉट मारा और वो दैट इज 1/6, ये नहीं हुआ मेरे साथ।
तो मैंने परसिवरेंस की वैल्यू सीखी है, मैंने रियलाइज़ किया है कि आपको मुझे एफर्ट लगाने होते हैं, आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप जहाँ से भी आए हैं, आपने जहाँ से भी स्टार्ट किया है, अगर आप एकदम ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आप जो आप लाइफ में आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं। और उसके मंत्र ये होते हैं कि आपको कभी हार नहीं माननी, आपको लगातार एफर्ट लगाना है, आपको हार्ड वर्क से काम चोरी बिल्कुल नहीं करनी है। मैं अगर आपको दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे का एक्टिव हार्ड वर्क, तो बाकी टाइम पे आप इसके में सोचते हैं, अगर आपको इतना एफर्ट भी लगाना पड़ रहा है, आप उस चीज़ को लगाइए, क्योंकि जिस दिन आपको उस चीज़ का फ्रूट मिलेगा ना, तो आपको वो सारा एफर्ट छोटा लगेगा कि मैंने जो हासिल किया है वो उस एफर्ट से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और एक चीज़ मैंने सीखी कि आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, ये मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे हमेशा याद रहता है कि जब मैं 12th क्लास में था। देखिए, हार नहीं मानने का मतलब क्या होता है, आपको शायद ऑडियंस को ये यहाँ से समझ में आएगा कि जब मैं क्लास 12th में था, तब मैं हमारी स्कूल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का फाइनल था। तो जो मेरा दोस्त ही था जो मेरे सामने खेल रहा था, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, तो आज भी तब भी मेरे से ज़्यादा अच्छा प्लेयर था, आज भी मेरे से ज़्यादा अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं वो मैच खेलने गया था, मैं इस माइंड सेट से गया था कि मुझे इसको हराना है और चैम्पियनशिप तो मुझे ही जीतना है। और तो पहले 2 सेट हुए जो 21 के सेट होते हैं, मैं वो दोनों सेट हार गया। मैंने बहुत एफर्ट लगाई, मैं हार गया, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 का था। तो 3rd सेट के अंदर जब मैं जा रहा था, मेरे माइंड में था कि ये सेट हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने देखिए, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, मैं बात जानता हूँ अच्छे से, मुझे पता है, और मैं 2 सेट हार भी चुका हूँ, लेकिन तब भी मेरे माइंड में ये कि नहीं, जीतूंगा तो मैं ही ये सेट, इसको नहीं जीतने दूंगा। मैंने इससे जब भी सोच के जाते हैं, आप पूरा एफर्ट लगाते हैं, आप इस जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं उतना एफर्ट आप तभी लगा पाएंगे। और मैंने उसको सेट में हराया, मैंने उसको सेट में, हालांकि बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन उसको मैंने मार्जिन से हराया। तो 4था सेट था, अब था कि भाई देख, तूने इसको 1 सेट हरा दिया है, अब तू ये भी हरा दे, तू ये भी इसको हराएगा। मैंने उसको वो सेट में दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया, ट्यूज तक गया, बट तब भी उसको मैंने हरा दिया, मैंने उसको हरा दिया। और जब मैं 5वें सेट में गया, अब आप देखिए कि वो 2 सेट जीतने के बाद 2 हार चुका है, उसका कितना कॉन्फिडेंस है, और मैं 2 हारने के बाद 2 जीत चुका हूँ, मेरा कितना कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे तो मुकाबला मेरा ही था, वो मैंने उसने आई थिंक 5 या 6 पॉइंट लिए 21 सेट। ये मेरी जिंदगी का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ मेरी लाइफ है। इससे ये पता चलता है कि अगर आप पूरी जी जान से लड़ेंगे तो गॉड भी, किस्मत भी सबका साथ देता है। मैंने कुछ बातें आपसे पूछी है, मुझे जो मेरे दिमाग में थी, है ना। इसके अलावा आपको लगता है कुछ ऐसा आपके पास ऐसा शेयर करने लायक है ना, जो आपको बताना चाहते हैं? तो मतलब इन सब के अलावा, ज़रूरी नहीं मोटिवेशन और लाइफ की लर्निंग, इसके अलावा कोई भी चीज़। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्पेशल, जैसे जब हम काम करना शुरू करते हैं, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, जब हम अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, तब हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, हमें काम भी करना है, पैसे कमाने हैं, प्रमोशन चाहिए, शादी करनी है, और जो घर की जो जिम्मेदारी है हमको पूरा करना है, ये सब करना भी चाहिए। लेकिन जब एक बार हम इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब इंसान कहने के खुद को भूलने लगता है कि हम कौन थे और हम कौन हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। और ऐसे करते करते, और एक बार उस बात पे चलने लगते हैं, तो कई लोग तो फिर उसी बात को पकड़ लेते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे उन लोगों के ड्रीम होते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, या हम ये करेंगे, या हम वो करेंगे, बट बाद में इसको वो पोस्टपोन करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, पहले शादी हो जाए फिर देखते हैं, फिर बच्चे हो जाएं फिर देखते हैं। ऐसे करते करते वो चीज़ बहुत आगे निकल जाती है, और एक टाइम आता है कि जब हम लगते हैं यार ज़िंदगी नहीं रही, और वो चीज़ें भी नहीं रही। तो मैं तो भी 26 का ही हूँ, तो मैं ही चाहूँगा, और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, ज़िंदगी में जो चीज़ें हमें अचीव करनी है वो तो सही है, लेकिन हमें खुद के लिए भी जीना है, और हमें भूलना नहीं है कि हम कौन हैं। तो जो भी आप अपने ड्रीम्स हैं, बेसिकली जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो कभी मरने नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप अवर ड्रीम्स अलाइव, क्योंकि अगर हमारे ड्रीम्स अलाइव होते हैं तो हम इस बात को महसूस करेंगे कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उसे हम कितना अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जैसे मतलब मैं भी एक हमारे फैमिली में एक नॉन से मिला था, तो वो कुछ 50+ हो चुके हैं, तो वो कह रहे थे यार मुझे ये चीज़ें करनी थी ज़िंदगी में, पर कर नहीं। तो मैं चाहूँगा कि जब भी हम उस पड़ाव पे पहुँचे, या उसके पहले भी हमें कभी रिग्रेट ना रहे कि हमने ये करना था और हम इस चीज़ को कर नहीं पाए, या हमने किया। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई गुप्ता जी। बहुत अच्छा लगा ये वाली बात सुन के, और मुझे लगता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी एक बार ये चीज़ जाएगी अपने दिमाग में
कि ज़िंदगी की भागदौड़ में भागते भागते कई बार हम भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, और फिर एक वापस टाइम नहीं। निकल जाता है तो फिर टाइम वापस आ नहीं जी, सकता, जी। और रेगरेट करने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जी। हमें बीच बीच में ठहर के थोड़ा देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं जो हम करना चाहते हैं। बाकी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये इंटरव्यू का मौका दिया, क्योंकि जब हम एक दूसरे का एक्सपीरियंस एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनका सुनते हैं, तो ये भी इससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इससे ऑल्सो प्रोसेस होता है, और ये मेरे लिए हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, अब जब आपका आईएएस का एग्ज़ाम या फिर जो भी आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे, उसके बाद जब जी, गवर्नमेंट ज़रूर, ऑफिसर बन जाएंगे तो मैं दोबारा से मेरे इंटरव्यू को भी लूँगा इंतज़ार है आपका, उस ठीक है? मोमेंट का। ठीक है, तो एक बार फिर हमारा मिलना होगा। ये मैं एक आईएएस एस्पिरेंट का इंटरव्यू ले रहा हूँ जी, मैं, ज़रूर, और ये बाद में मोमेंट एक पक्का आईएएस है। का इंटरव्यू लूँगा मैं, ठीक है? तो मैं इंतज़ार करूँगा एक आईएएस का इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है? चलिए गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा विभोर गुप्ता के जीवन से, और अब हम मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।